हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो एग्जाम हुआ था 2018 में 22 और 23 दिसंबर को दो पालियों में। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि जो फर्स्ट पाली में जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिंदी के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से जो है सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों, जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जो है सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो किसी भी एग्जाम के लिए जो है, चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी ग्रामर से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। इसमें मैं आज ये वीडियो एग्जाम जो पेपर हुआ था, वीडियो एग्जाम का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसका जो है ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको मैं इसके आगे करवाऊंगा आप लोगों को, और विधिवत करवाऊंगा। सारी जानकारी इसमें आप लोगों को दूंगा पूरा, एक तरीके से आपको पूरा जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा इसमें। और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है वो मार्च या अप्रैल तक होने की उम्मीद है, पूरी संभावना है उसकी होने की। हालांकि उसका डेट अभी नहीं आया है, और डेट जब भी आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। तैयारी आप लोग पूरा करते रहिए, जिसकी तैयारी रहेगी वही बाजी वही मारेगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं वीडियो एग्जाम में 50 क्वेश्चन हिंदी का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का और 50 क्वेश्चन जीएस का पूछा जाएगा। तो जिसमें से 50 क्वेश्चन हिंदी के जो पूछे गए थे उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास लगभग गद्यांश के थे, 5 से 7 क्वेश्चन। उसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे आज कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 2, 4, 6, 8 ऑप्शन दिया हुआ था। तो हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। इस तरीके से आप इसके बारे में जानकारी रखिएगा कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा था वीडियो एग्जाम में, जिसमें आप 2, 4, 6, 8 ऑप्शन इस तरीके से दिया था। तो आपको दो ऑप्शन पे टिक लगाना होता है, जिसमें पहला स्वर होता ध्वनियाँ होती है स्वर, और दूसरी ध्वनियाँ जो निकलती है मुंह से वो व्यंजन निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो टोटल दो प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछ लिया था। मतलब जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन उठाया था उसे कम से कम मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन पूछा था। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी दो ही प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। ये भी दो ही प्रकार के होते हैं। तो दोनों पे जो है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, स्वर व्यंजन। और मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ह्रस्व या दीर्घ। दोस्तों, मैंने वर्णमाला के जो है बहुत बेहतरीन क्लास जो है अपने प्लेलिस्ट में जो है, वहाँ हिंदी ग्रामर में व्याकरण में आप जाएंगे तो बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी आपको। वहाँ पे कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं। आप वो क्लास देख लेंगे तो वर्णमाला का सारा चैप्टर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे जो है पुनरुक्ति मार्क लगाया हुआ है कि इसी, क्योंकि यही पूछ रहा है। ये पहले ऊपर मात्रा के आधार पर स्वर पूछ रहा था, यहाँ जिह्वा के आधार पर स्वर पूछ रहा है। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 अग्र होता है, नंबर 2 मध्य होता है, और नंबर 3 पश्च होता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये जिह्वा के आधार पर होते हैं। अग्र स्वर में ई और ए आता है, ई और ए। और मध्य स्वर में बड़ा आ आता है, मध्य स्वर में छोटा आ आता है, बड़ा आ नहीं। मध्य स्वर में केवल छोटा आता है। और पश्च स्वर जो होता है उसमें उ औ ओ औ और आ, बड़ा आ। बड़ा आ जो है वो पश्च स्वर में आता है, और छोटा आ वो मध्य स्वर में आता है। और छोटी ई, बड़ी ई और ए ये जो है अग्र स्वर में आता है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। तो जो है जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और मात्रा के आधार पर ह्रस्व या दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर को आप मत जोड़िएगा, क्योंकि प्लुत स्वर जो है वो हिंदी के नहीं, वो ज्यादातर संस्कृत के सब माने जाते हैं, संस्कृत के स्वर माने जाते हैं। इसी तरीके से पुल्लिंग शब्द में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पुल्लिंग शब्द दया, माया, भाषा, आभार, इन चारों में पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ये भी पूछा था कि दया पुल्लिंग शब्द है कि माया पुल्लिंग शब्द है कि भाषा की आभार। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि पुल्लिंग शब्द जो है, दया जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, माया ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, भाषा ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन आभार जो है ये पुल्लिंग शब्द है। आभार पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्योंकि आपको बोलने में लगेगा
कि आपका बहुत बहुत आभार, ऐसा नहीं कहते कि आपकी बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार। इस तरीके से जैसे ही कोई जो है कुछ आपका जो है भला करता है तो आप बोलते हैं बहुत शुक्रिया, आपका बहुत आभार। तो इस तरीके से चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, सबके साथ आप आपका बहुत आभार बोलते हैं, आभार के साथ आपका बोलते हैं। तो इस तरीके से बोलने में जो है ये आभार, ये पुल्लिंग शब्द लग रहा है, ठीक है। बाकी जो है दया, माया और भाषा, ये आप बोल के देखेंगे तो ये आपको जो है स्त्रीलिंग शब्द मिलेगा। पुल्लिंग शब्द फिर पूछा है, दो पुल्लिंग शब्द और दो स्त्रीलिंग शब्द जो है क्वेश्चन पूछा है। पुल्लिंग शब्द में एक और पूछा है कि आशा पुल्लिंग है, कि कष्ट पुल्लिंग है, कि क्षमा पुल्लिंग है, कि सेना। तो इस तरीके से आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। तो कष्ट इसमें जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि आप कहते हैं कि कष्ट पीड़ादायक होता है, ना कि कष्ट पीड़ादायक होती है। कष्ट जो होता है वो पीड़ादायी होता है, तो इस समय इसलिए होता है, तो ये जो है पुल्लिंग शब्द में है। बाकी आशा, क्षमा और सेना, सेना भी हमारी सेना, बात ये आती है कि हमारी सेना बहुत आक्रामक है। तो स्त्रीलिंग शब्द में विवाद, सार, रूप, आय, चार में जो है पूछा है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें स्त्रीलिंग की बात की जाए, ये विवाद जो होता है ये पुल्लिंग होता है, सार ये भी पुल्लिंग होता है, रूप ये भी पुल्लिंग होता है, लेकिन आय जो होता है, इनकम, लोग कहते हैं ना कि आपकी इनकम कितनी है या आपकी आय कितनी है, तो आपकी हो रहा है ना कि आपका। तो आय जो होता है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। आपकी, अगर ये आय ना देख के आयु दिया होता, आयु, तो आयु भी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, कहते हैं आपकी आयु कितनी है। तो आय और आयु दोनों जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बाकी विवाद, सार, सार मतलब जो होता है अर्थ या मतलब, ये वाला सार है। और रूप, कितना सुंदर रूप है, ठीक है, ना कि कितनी सुंदर रूप है, कितना सुंदर रूप है। तो रूप जो होता है ये पुल्लिंग, पुल्लिंग होता है। अब स्त्रीलिंग शब्द में जो है गृह, चंदन, पत्ता, सभा, फिर चार ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो गृह, चंदन, पत्ता, सभा, ये सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो एग्जाम जो प्रथम पाली में हुए, वीडियो एग्जाम जो प्रथम पाली में हुए थे 2018 में 22 तारीख को, उसमें पूछे गए थे। स्त्रीलिंग शब्द गृह, चंदन, पत्ता, सभा। गृह जो होता है ये पुल्लिंग होता है, चंदन पुल्लिंग होता है, पत्ता पुल्लिंग होता है, सभा जो है सभा लगने वाली है, सभा होने वाली है, सभा शुरू होने वाली है। यहाँ कोई सभा लगी है क्या, इस तरीके से शुरू होने वाली है, सभा लगी है क्या, इस तरीके से सभा जो होता है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम्स के लिए, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो सारे एग्जाम्स के लिए इसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं, इसमें सबसे पहले दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर अयादि, फिर यड़। इस तरीके से स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। और लेकिन अगर संधि पूछेगा कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। इस तरीके से 3 प्रकार की संधियां पूछा था। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, सदानंद का संधि विच्छेद, सदानंद का संधि विच्छेद जो होगा वो सत प्लस आनंद होगा, सत प्लस आनंद। बहुत से लोग क्या करेंगे कि सदा प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद कर देंगे, लेकिन नहीं, सत प्लस आनंद होगा। ये क्या है, ये व्यंजन संधि है, क्योंकि इसमें हलंत का प्रयोग हुआ है और ये व्यंजन से बन रहा है, इसलिए सदानंद जो है पूछ सकता है कि कौन सी संधि है। सदानंद जो है वो स्वर संधि नहीं है, वो व्यंजन संधि है, सत सत प्लस आनंद। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सदानंद बहुत बार एग्जाम में कई एग्जाम से पूछे गए हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। अब देखिए पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद हो रहा है, पुस्तक प्लस आलय। इसमें आ प्लस बड़ा आ रहा है, तो आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या हो गया, आसंध। इस तरीके से इसमें क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि हो गया, दीर्घ स्वर संधि। पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि होगा। अभिधन उदय की संधि विच्छेद क्या होगा, अभिधन उदय का संधि क्या होगा। संधि विच्छेद नहीं पूछ रहा, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय का संधि क्या होगा। तो अभि प्लस उदय मिलके हो जाएगा अभ्युदय, अभ्युदय बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन में दिया था अभ्युदय, ऑप्शन में ये भी दिया था अभ्युदय। बहुत से लोग इसको अभ्युदय भी कर सकते थे, लेकिन जो पढ़ा लिखा था वो जानता है कि अभि प्लस उदय बराबर क्या होता है, अभ्युदय होता है। और अभ्युदय जो होता है ये यड़ संधि, यड़ संधि होता है, यड़ संधि, अभ्युदय यड़ संधि होता है। नेक्स्ट है यथा संभव में समास क्या होगा। यथा संभव में समास, यथा संभव मतलब संभावना के अनुसार। अब संभावना के अनुसार मतलब ये क्या हो गया, ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया, क्योंकि इसमें यथा जुड़ा है। और यथा जो है मतलब इसमें पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, और समास पद जो होता है वो समास पद अव्यय होता है। तो इस तरीके से यथा संभव यानी संभावना के अनुसार, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया, क्योंकि यथा संभव इसमें पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, और समास पद जो होता है वो अव्यय होता है। तो इसमें उपसर्ग अव्यय जुड़ा होता है। यथा जो है ये उपसर्ग है, और ये उपसर्ग अव्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। परमेश्वर में कौन सा समास है, परम है जो ईश्वर, है जो ईश्वर, है जो जिसमें आ गया इसका मतलब वो कर्मधारय समास हो गया। इसका विग्रह करने पर है जो आ गया, तो है जो जिसमें आता है वो कर्मधारय समास होता है। मतलब ईश्वर परम ईश्वर, इसमें विशेषण और विशेष का संबंध बताया जाता है। परम ईश्वर, ईश्वर जो होता है वो विशेष से होता है, और परम विशेषण मतलब विशेष और विशेषण का संबंध, उपमेय में उपमान का संबंध बताया जाता है। इस तरीके से ये कर्मधारय समास हो गया। अध्यक्ष में उपसर्ग पूछा है, अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो अधि प्लस अच्छ होता है, अधि प्लस अच्छ, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होता है। बहुत से लोग अध लगाए होंगे। संग्राम में उपसर्ग पूछ रहा है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, तो संग्राम में सम प्लस ग्राम होता है, सम प्लस ग्राम। इस तरीके से संग्राम, सम सम उपसर्ग होता है, और संग्राम में कौन सा उपसर्ग होता है, सम प्लस ग्राम। ये भी वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वीडियो में पूछे हुए हैं, केवल यही नहीं। तो संग्राम में सम प्लस ग्राम, इस तरीके से सम उपसर्ग है। अब जैसे संकल्प हो गया, जैसे संग्रह हो गया, संकल्प में कौन सा उपग्रह है, तो सम धन कल्प। इस तरीके से संकल्प लिखा जाता है, सम सम धन कल्प। या इसके अलावा संग्रह हो गया, संग्रह में भी सम धन ग्रह, संग्रह में भी सम धन ग्रह बराबर संग्रह होता है, तो संग्रह का भी सम होता है। और उसके अलावा भी है, जैसे संतोष हो गया या संन्यास हो गया, सब में सम संन्यास, सम उपसर्ग लगा हुआ है। चाहे संतोष हो गया सम धन तोष, ना कि सन धन तोष। और संन्यास में भी इस तरीके से सारी चीजों में जो है लगा है। संस्कार एक बहुत पूछता है, संस्कार जैसे हो गया सम धनकार, इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, संस्कार। संस्कार में भी सम उपसर्ग लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सावधानी में प्रत्यय पूछ रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधानी में ई प्रत्यय है, बड़ी ई। कई लोग आनी लगा देंगे, कई लोग धानी लगा देंगे, इस तरीके ये गलत है। सावधानी में सावधान प्लस ई, सावधान प्लस ई, इस तरीके से सावधानी प्रत्यय है। चाहे गुड़ी कर लीजिए आप, गुड़ी, गुड़ी करेंगे तो गुड़ी में गुड़ प्लस ई। रस्सी करेंगे, रस्सी, तो रस्सी में रस्सा प्लस ई, रस्सा प्लस बड़ी ई। इस तरीके से गुड़ी, रस्सी, सावधानी, या इस तरह क्रोधी, हंसी, इसमें सब में जो है बड़ी ई प्रत्यय होता है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में पूछा हुआ है तो जिंदगी में गी प्रत्यय है, जिंदगी। अब जैसे सादगी, जिंदा प्लस गी, जिंदा प्लस गी। अब जैसे सादगी हो गया तो सादा प्लस गी, सादगी में जैसे सादा प्लस गी, इस तरीके से सादगी, ठीक है। रवानगी, रवाना प्लस गी, इस तरीके से रवानगी, गी प्रत्यय जो है इन सब में आ रहा है। तो जिंदगी में पूछा था तो जिंदगी में भी गी प्रत्यय होगा। अब पूछा है कि नेक्स्ट में तत्सम कौन सा होगा, प्रिय, पिया, मोर, चार, इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में तत्सम पूछ रहा है, प्रिय, पिया, मोर, चार। तो प्रिय जो होता है ये तत्सम है, यहाँ पे प्रिय ऑप्शन जो है ये तत्सम है। बाकी पिया का जो होता है वो प्रिया होता है, पिया का क्या होता है, प्रिया होता है। मोर का मयूर होता है, मोर का मयूर। और चार का चत्वारह, चार का तत्सम चत्वारह होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन था वो प्री था। विदेशज शब्द पूछ रहा है, रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नव, इन चारों में विदेशज शब्द कौन सा है, तो विदेशज शब्द जो है ये रिक्शा है। रिक्शा एक जापानी शब्द है और ये विदेशज शब्द है। बाकी जूता और तेंदुआ जो होते हैं ये आपके देशज शब्द होते हैं,
और नौ जो होता है नौ, ये तत्सम शब्द है। गाय में कौन सी संज्ञा है? अब बताइए गाय में कौन सी संज्ञा है? तो गाय में आपका जातिवाचक संज्ञा आता है, जातिवाचक। गाय में जातिवाचक मतलब जैसे अब जब आप गाय बोल रहे हैं तो किसी एक पर्सनल गाय की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पर्सनल किसी गाय की बात की जाती, अगर किसी गाय का कोई नाम होता, उस गाय का नाम लेके बुलाया जाता, तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ गाय का नाम लेने से पूरे गाय के जाति का जो है बोध हो रहा है, गाय की जितनी भी जातियां हैं सबका बोध हो रहा है, तो इस तरीके से ये जातिवाचक संज्ञा है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट में भाववाचक संज्ञा क्या होता है, मतलब भाववाचक संज्ञा कौन सा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो इसमें बीमारी जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा निकल के आ रहा है। बीमारी जो होता है ये भाववाचक संज्ञा होता है कि हमारे अंदर जैसे कहा जाए कि मुझे कुछ बुखार लग रहा है मतलब उसका एक भाव आ रहा है। बीमारी बीमारी जो होती है वो भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? इससे दो क्वेश्चन पूछा था सर्वनाम से। एक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं और एक हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद में सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरीके से 6 सर्वनाम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ये तो आपके पूछा था कि सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, लेकिन अगर पूछेगा हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं तो वो 11 होते हैं। 11 ये पूछा था, पूछेगा नहीं, पूछा था, दोनों क्वेश्चन पूछा था। जिसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, शो, या इस तरीके से कौन, कुछ, क्या, इस तरीके से करके 11 जो है सर्वनाम हिंदी में होते हैं। अब इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। और इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस है, मैं इसको करवाने जा रहा हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। आपको जो है बहुत बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। आगे चल के अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की नहीं, संज्ञा की, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। इसमें 4 ऑप्शन दिया था, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इस तरीके से। तो इसमें जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और नेक्स्ट पूछा था कि कौन सा शब्द विशेषण है। 4 शब्द दिया हुआ था, इसमें विशेषण पूछ रहा था। वो चारों शब्द क्या थे? नंबर 1 था आगरा, चमकीला, कुछ या लिखना। आगरा, चमकीला, कुछ या लिखना। इस तरीके से 4 शब्द दिया हुआ था और चारों में पूछा था कौन सा विशेषण है। देखिए इसमें जो चमकीला शब्द है, चमकीला, कहते हैं कि भैया वो बहुत चमकीला चीज दिख रही है वहां पे। तो चमकीला जो होती है किसी की विशेषता बताने वाली चीज होती है। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताए, जैसे आपका घर बहुत चमकीला दिख रहा है, तो घर की विशेषता क्या है, चमकीला। तो इस तरीके से इसमें चमकीला शब्द जो हो गया ये विशेषण हो गया। तो ऐसे ही आपको छह एग्जाम में देखना है। अब जैसे पर्वतीय दिया हुआ था कि पर्वतीय में कौन सा विशेषण है। पर्वतीय, पर्वतीय दिया हुआ था शब्द और इसमें पूछा था कि कौन सा विशेषण है पर्वतीय में। तो पर्वतीय में जो होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। अभी कैसे होता है ये भी बता रहे हैं। पर्वतीय में कौन सा विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये आप लोग पूरा इन चारों को जो है बाद में हम बताएंगे क्लियर विशेषण जब पढ़ाएंगे तो। लेकिन पर्वतीय में कौन सा विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव ये सब प्रकट किया जाए। अब जैसे कोई चीज आप देख के कहें भैया ये तो पर्वत के समान है, पर्वत के समान मतलब उस चीज की विशेषता आप पर्वत से कर रहे हैं, तो उसका गुण बता रहे हैं कि वो गुण कैसा है, पर्वतीय है। तो इस तरीके से पर्वतीय में गुणवाचक विशेषण है। राम सो रहा है, राम सो रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा क्रिया है। राम सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है, कि सकर्मक क्रिया है कि कोई और क्रिया है, ठीक है। तो राम सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है, कैसे है वो भी हम बताते हैं। राम सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। जिसमें जो है जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर डायरेक्ट पड़े, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर हो उन्हें क्या कहते हैं,
अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए, सोना, राम सो रहा है, सोना का प्रभाव सीधे सीधे राम पर पड़ रहा है, यानी कर्ता पर पड़ रहा है, तो इस तरीके से इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गेहूं पिस रहा है, जैसे मान लीजिए गेहूं पिस रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, गेहूं पिस रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा है। अब पिसना का प्रभाव जो है ये डायरेक्ट गेहूं पर पड़ रहा है, और गेहूं क्या हो गया, कर्ता हो गया। इस तरीके से गेहूं पिस रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया हो गया। अब जैसे अगर यहीं पर दे दिया गया होता कि गेहूं उसके द्वारा पिस रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया नहीं होती, सकर्मक क्रिया हो जाती। हम उसे सुला रहा है, तो उसे सुला रहा है, तब यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाता, क्योंकि तब सोना का प्रभाव राम के ऊपर नहीं पड़ता, उसके ऊपर पड़ता। इस तरीके से यहाँ पे राम सो रहा है, सोना का प्रभाव सीधे सीधे राम पर पड़ रहा है, तो राम जो है वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें क्रिया विशेषण पूछ रहा है। वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, ये एक वाक्य दिया था, और इसमें पूछा था कि कौन सा क्रिया इस इन शब्दों में कौन सा, इन वाक्यों में कौन सा शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण जो होता है वो इसमें बाद होता है, बाद। और बाद ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। इसमें पूछा कि कौन सा संबंध वाचक शब्द है, इसमें कौन सा संबंध वाचक शब्द है, तो संबंध वाचक शब्द इसमें पूछ रहा है। तो संबंध वाचक शब्द जो होता है वो आगे होता है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, मतलब अर्थ के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो आगे है ये संबंध वाचक शब्द होता है इसमें। ठीक है, ये भी पूछा था एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कालवाचक संबंधवाचक शब्द है। ठीक है, कालवाचक संबंधवाचक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द पूछ रहा है। तो समुच्चय बोधक शब्द जो होता है वो दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होता है। पहला वह आया मैं गया, तो इसको जो जोड़ने का जो काम कर रहा है वो और कर रहा है, तो और जो इसमें हो जाए वो समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, ये दो मुख्य वाक्यों को क्या करता है, जोड़ रहा है और। ठीक है, और ये जो मुख्य वाक्यों को जो जोड़ता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं, ये भी पूछा है, अब मैं क्या करूं। इसमें पूछा है कि कौन सा विस्मय सूचक शब्द है, विस्मय सूचक शब्द है। तो इसमें हाय जो करके था, ये पूरा एक्सक्लेमेटरी सहित ये जो है पूरा आपका ये विस्मय सूचक शब्द है। ठीक है, हाय अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट है, पर्यायवाची पूछा था। अब पर्यायवाची एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है आपको कि पर्यायवाची में तो आप लोगों को जो है मैंने पूरी बढ़िया क्लास दी हुई है, 2 से 3 क्लास पर्यायवाची की दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके आप लोग वहां पे देखेंगे तो आपका पर्यायवाची पूरा कंफर्म हो जाएगा। पूछा है कि अनीक का पर्यायवाची, अनीक। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अनीक मतलब क्या होता है, अर्जुन सेना अग्नि घोड़ा, अर्जुन सेना अग्नि घोड़ा, ये 4 जो है ऑप्शन दिया हुआ था। इन चारों में अनेक का पर्यायवाची क्या होगा, तो अनेक का जो पर्यायवाची होता है वो सेना होता है, अनेक का मतलब सेना से होता है। ठीक है, अब इसके अलावा कपड़ा का पर्यायवाची पूछा था, कपड़ा दिया हुआ था और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन था वो चलन, वसन, और उसके अलावा गगन, जंगल। तो कपड़ा का ना तो चलन होता है, ना तो गगन होता है, ना तो जंगल होता है। कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है वो वसन होता है। इस तरीके से कपड़ा का पर्यायवाची पूछा था। नेक्स्ट, आकाश का विलोम पूछा था। आकाश का विलोम क्या होता है, आकाश का विलोम पाताल होता है। इसमें धरती भी दिया हुआ था, लेकिन आकाश का विलोम धरती नहीं, पाताल सही होता है। अगर धरती पूछ लेता तो धरती का क्या होता है, धरती का जो होता है वो गगन होता है। ठीक है, धरती का विलोम क्या होता है, गगन। लेकिन अगर जमीन जमीन दे देता कि जमीन का विलोम क्या है, तो जमीन का विलोम आसमान होता। ठीक है, और अगर और एक और पूछा था कि पृथ्वी का विलोम क्या होता है, पृथ्वी का विलोम भी पूछ लिया था, इसी से मिलता जुलता, कंफ्यूज करने के लिए पूछा था।
वीडियो री एग्जाम में यही चीज थी कि हर वो टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन और कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे थे। हालांकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे हिंदी के, इजी थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जो क्वेश्चन हिंदी के बनेंगे वो थोड़ा पिछली बार के लेवल से थोड़ा टफ बनेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो पृथ्वी का जो विलोम है, पृथ्वी का विलोम यहाँ पे आकाश रहेगा। पृथ्वी का विलोम आकाश। इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें जो होती हैं वो मतलब तो निकलता है, लेकिन उसके विलोम शब्द जो होते हैं उस शब्द से जोड़े जाते हैं। आकाश का पाताल, धरती का गगन, पृथ्वी का आकाश। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा था कि अभय उभय, दो शब्द दिया हुआ था, अभय और नेक्स्ट दिया हुआ था उभय। अभय उभय, इन पूछ रहा था कि इन दोनों का सार्थक शब्द क्या होता है, इन दोनों का, इन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। तो इसमें जो होता है, अभय मतलब होता है निर्भय, अभय मतलब होता है निर्भय, और उभय मतलब होता है दोनों। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों था, निर्भय और दोनों, ये आपका सही था। एक ऑप्शन में क्या किया था कि दोनों को इसके साथ लगा दिया था, निर्भय को इसके साथ लगा दिया था, तो लोग इसमें भी कंफ्यूज हो। लेकिन जिसका मतलब, जिसको पता था कि उभय मतलब दोनों होता है, वो तुरंत इस पे ऑप्शन टिक कर दिया था। ठीक है। अली अली, एक पूछा था अली और दूसरा अली, अली अली, इसका भी पूछा था कि शब्द युग्म का सार्थक शब्द क्या होगा, सार्थक अर्थ। तो अली मतलब जो होता है वो भ्रमर होता है, यानी भौरा, और अली मतलब सखी। इसका मतलब हो गया भौरा, और इस अली का मतलब हो गया सखी। ठीक है। अली मतलब होता है सखी। ये अली, वो अली 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 वाला मतलब इसका मतलब क्या होता है, सखी। और ये अली जो होता है, अली का मतलब छोटी अल्लाह पे छोटी की मात्रा होती है, इसका मतलब होता है भौरा या भ्रमर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, कम से कम कितनी ना, पता नहीं कितनी बार आप देखेंगे एग्जाम में पूछा गया है, अली और अली, भौरा और सखी। अब पूछा था उपसर्ग, उपसर्ग वह शब्दांश है, पूछा था ऐसे दिया हुआ था, उपसर्ग वह शब्दांश है, वह शब्दांश है जो जो किसी शब्द के बीच में जुड़ता है, कि किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद जुड़ता है, या इस तरीके से पूछा था। तो उपसर्ग आपको पता है किसी शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पिछले बताया था कि यथा संभव, यथा संभव में कौन सा समास होता है, पीछे भी मैंने बताया था। तो संभव में जो है क्या उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यथा। तो इस तरीके से यथा संभव जो होता है ये उपसर्ग होता है और शब्द के, मूल शब्द के पहले जुड़ता है। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था पहले वाला। तो यथा संभव में कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है, पीछे मैंने बताया था। अब इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा था कि कौन सा शुद्ध शब्द है। 4 शब्द दिया हुआ था, इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा था। जैसे 46, 46 को ही चार चार तरीकों से दिया था। एक 46, दूसरा 46, 46, इस तरीके से 46 को कई तरीकों से लिखा हुआ था, लेकिन हम बोलते हैं तो 46 होता है, 46। लेकिन उसका जो शुद्ध शब्द होता है वो 46 होता है। इसका जो है पूछा था कि 46 किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा, चार चार तरीकों से दिया हुआ था। किसी में 46, किसी में 46, किसी में 46। तो 46 होता है, 46। ये ला पे बड़ी की मात्रा रहेगी, छोटी की मात्रा नहीं रहेगी। और दूसरा उज्ज्वलन, एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, उज्ज्वलन। जैसे ये होता है उज्ज्वलन, उज्ज्वलन का शुद्ध रूप जो होता है यही होता है। उज्ज्वलन का शुद्ध रूप आधा जा फिर व ल न, ये उज्ज्वलन का शुद्ध रूप तो होता है। लेकिन इसी में एक ऑप्शन में इस तरीके से भी दिया था उज्ज्वलन, तो ये गलत था। ये उज्ज्वलन जो होता है ये गलत था। उज्ज्वलन जो शुद्ध रूप से लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। इसी में उज्ज्वलन दिए, एक ऑप्शन में उज्ज्वलन दे दिया था। तो उज्ज्वलन का जो शुद्ध रूप होता है ये गलत, ये गलत, ये आपका शुद्ध रूप होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा, जो वीडियो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको करवा दिए हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आप लोग रिवीजन किए होंगे। और सारे क्वेश्चन का सेट मैं आपको जो है प्रोवाइड करूंगा, और भी जितने भी सेट हैं हिंदी के, वो चाहे द्वितीय पाली के, तृतीय पाली के, चतुर्थ पाली के, उसके अलावा 2015-16 में भी जो एग्जाम हुआ था उसको भी मैं जो है सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत बेनिफिट यहाँ से मिलता रहेगा। चाहे रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, चाहे जीएस के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम से वीडियो एग्जाम में पूछे गए हैं और उसके रिपीट होने की संभावना है या उस तरीके से पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को मैं आपको कवर करवाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।